अभी आपको 1-2 दिन में, 2-3 दिन में इसकी बुक भी मिल जाएगी, जो मेरी बुक है, उसी से पढ़ेंगे अपन लोग। अभी इनिशियली पहले दिन तो नहीं देते। चलिए, सब्जेक्ट का नाम है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सीए फाइनल में भी आता है, समझ में आया? तो सीए फाइनल में इसका नाम होता है इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस विद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो सब्जेक्ट अच्छा है। और सब्जेक्ट क्यों बना है ये, मतलब सीए में क्यों डाला? सब्जेक्ट बेसिकली एमबीए का था। ये सब्जेक्ट एमबीए में आता था, वहां सिखाया जाता था, और वहां से इस सब्जेक्ट को निकाल के सीए में डाला उन्होंने। तो बोला सर यहाँ पे क्यों डाला, क्या यूटिलिटी है इसकी? यूटिलिटी ये है कि क्या है, सीए के जो लोग थे, जो सीए बन जाते थे, वो हायर रोल्स में नहीं जा पा रहे थे। दे वर रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली ऑडिटिंग, टैक्सेशन। अब यार जीवन में यही थोड़ी करते रहोगे। कभी हम तुम भी सीईओ बनोगे, तुम्हें भी तो ऊपर हायर रोल्स पे जाना है। सो हायर रोल्स के लिए क्या होता है, अपने को वी नीड टू लर्न सम एडिशनल स्किल्स। तो लोग क्या करने जाते थे, एमबीए। सीए के साथ क्या करते हैं फिर लोग, एमबीए करते हैं। सर मैं, मेरे कई बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कॉर्पोरेट्स में जॉब करते हैं, तो वो क्या करते हैं, ठीक है भाई, पहले सीए किया, 4-5 साल नौकरी करी, नौकरी करते करते ही कंपनी वाले क्या करा देते हैं उनको, एमबीए। क्यों कराते हैं एमबीए? टू प्रिपेयर देम फॉर हायर रोल्स। समझ में आया? क्योंकि जीवन भर अकाउंटिंग और ऑडिटिंग से तो ऊपर के रोल्स पे नहीं जा पाओगे ना। समझ रहे हो? आपका इलॉन मस्क जो है, क्या इलॉन मस्क ऑडिटिंग अकाउंटिंग करता है क्या है? या आपका वो क्या नाम है उसका, अडानी भाई साहब, अडानी जी क्या ऑडिटिंग अकाउंटिंग करते हैं क्या? नहीं ना। उतने हायर रोल्स पे जाने के लिए आपको एडिशनल स्किल्स चाहिए होती है। तो उसी में से एक जो चीज है, उसका नाम है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। कोई भी चीज में स्ट्रैटेजी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका भी बहुत अच्छा पोर्टफोलियो, अच्छी जॉब होती है भाई साहब इसकी, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की। समझ रहे हो? मेरा फ्रेंड है, उसकी वाइफ है, 50 लाख से ज्यादा का पैकेज है उसका। समझ रहे हो? तो अच्छा खासा जॉब से इसकी, इस चीज के लिए भी, मतलब शी इज वर्किंग इन एक्सेंचर बैंगलोर, और उसका जो डेजिग्नेशन है वो क्या है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कंसल्टेंट। समझ रहे हो? तो शी इज गेटिंग मोर देन 50 लैक्स। इसका मतलब खेल है बड़ा खेल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, मतलब ये जो हमारा सब्जेक्ट है ना, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इसका इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। 50 नंबर का ये सब्जेक्ट है। 6B, मतलब आपका जो 6th सब्जेक्ट है, छठा वाला, क्या नाम है उसका, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो वो है 6A फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और 6B जो है उसका नाम क्या है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। दोनों 50-50 नंबर के आते हैं इक्वल, ठीक है। पर अब आपको इसका यूटिलिटी बताता हूं। थ्योरी सब्जेक्ट है, वो प्रैक्टिकल है, वो कभी कभार डिफिकल्ट भी आता है, फाड़ू डिफिकल्ट, ठीक है। कभी कभार इजी भी आ जाता है, नॉर्मल भी आ जाता है, इजी तो नहीं, नॉर्मल। सो अगर वो नॉर्मल आता है, और जिस बच्चे ने एसएम अच्छे से पढ़ी है, अच्छे से याद है, अच्छे से अटेंड करी है, टेस्ट दिए हैं, सब कुछ अच्छे से पढ़ा है, तो उसकी एग्जामिशन पक्की होती है। और एक ग्रुप को पास करने के लिए एटलीस्ट कम से कम एक एग्जामिशन होनी चाहिए। अभी आप लोगों के कुछ सीनियर्स पास हुए हो तो उनसे पूछना, कोई भी ग्रुप हो, कोई 2 ग्रुप्स होते हैं, दोनों में पास करने के लिए एटलीस्ट एक में अगर एग्जामिशन आ जाए तो फिर तो पास हो जाता है। दोनों ग्रुप्स में अगर एक एक में एग्जामिशन आ जाए ना, एक एक सब्जेक्ट में भी, तो वो ग्रुप निकल जाता है। क्योंकि एक में 60 आ गए तो अपने को तो 150 ही तो चाहिए टोटल एक ग्रुप में। तो 60 आ गए तो फिर कितने बचे, 45 इट इज नॉट डिफिकल्ट। उतना डिफिकल्ट तो नहीं होता है। समझ गया? 100 में से भाई तुम मान लो 20-30 नंबर डर छोड़ के भी आ गए, अगर डर मान लो कुछ भी है, तो भी पास आदमी हो जाता है। समझ गए मेरी बात? डिफिकल्ट आ गया, मान लो कुछ क्वेश्चन आ भी जाते हैं यार, 100 में से 30 तो आ ही सकते हैं डिफिकल्ट। 70 करके आओगे तो कितने आ जाएंगे, 45 तो ला ही सकता है ना आदमी। एक एग्जाम्शन जरूरी होती है। तो जब एफएम का पेपर थोड़ा सा कैसा आता है, ट्रिकी आता है। अब सुनना, जब ट्रिकी आता है तो क्या, तो बेटा फिर तो पास होने के लाले पड़ जाते हैं। और जब पास कौन कराता है फिर, एसएम। सर मैं मेरी बात, तो इसके अंदर आप कम से कम 30 नंबर लाओगे, उसके अंदर 20 नंबर भी नहीं आते कई बार, क्योंकि ट्रिकी आ गया यार, अच्छे आ जाते हैं उसमें, हाई लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं। समझ गए? तो 30 इसमें आ गए, 14-15 उसमें आ गए, तब जाके कुछ पास होता है वो। तो जब उसका पेपर बहुत ट्रिकी आएगा तो ये पास करा देगा, इसलिए इसका होना बहुत जरूरी है। और अगर वो नॉर्मल भी आया तो ये एग्जाम करा देगा। समझ गए? तो हर तरीके से फायदे वाला मामला है। और इसका जो पेपर है बहुत तगड़ा वाला, मतलब ऐसा जो मैं पढ़ाऊंगा वही आता है।
80% पेपर मैं आपको पहले ही बता देता, आज बता सकता हूं, अभी भी 50 क्वेश्चन दूंगा, उसी में से आएंगे 80%। और बोलो, अभी दे सकता हूं 80, ठीक है। लेकिन बात क्या है, वो जो पेपर जो क्वेश्चंस मैं दूंगा, बोले सर वो तो अभी दे दो, ऐसे नहीं है। वो क्या है, अपन बीएसटी की तरह याद कर लेंगे, वैसे चलेगा नहीं, वो स्कूल होता है, समझ रहे हो, ये सीए होता है। यहाँ पे आपके सभी लोग, यहाँ पे कितने बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके 12th में बीएसटी में कितने आए थे, 12th में आप लोगों के बीएसटी में कितने आए थे, किसी के 95 ऊपर, 99 बीएसटी पहल, और लॉ है 47। तो डिफरेंस आप खुद समझ गए होंगे, सीबीएसई और सीए का डिफरेंस, ठीक है। ये इनकी इनकी कोई कमी नहीं है, मतलब ऐसा ऐसा इन्होंने तो जैसा वहां पढ़ लिखना था वहां लिखा, यहां जैसा लिख सकती थी वैसा उसने लिखा। 99 इन सीबीएसई एंड इन लॉ कितने 47। फर्क समझ गए ना सब लोग। वहां लिखने पे नंबर मिल जाते हैं अलग तरीके से, यहां नंबर ही नहीं मिलते, समझ रहे हो। सो वो जो 50 क्वेश्चन हैं हमको प्रिपेयर करने हैं, स्कूल की तरह बीएसटी की तरह नहीं, आपके जैसे अभी लॉ में किया ना जैसे, तो वैसा उसको प्रिपेयर करना है टू द बेस्ट। अगर आप आंसर 70 to 80% अगर अच्छा लिखोगे तब जाके आईसीआई नंबर देता है भाई, 50% में नंबर भी नहीं देता, समझ रहे हो मेरी बात। जैसे आप सीबीएसई में लिख के आते हो ना, जैसे मानो 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो वहां 6 में से 5.5 या 5 दे देगा आपको, 6.5 5 वो 6 5.5 या वो दे देगा 5। यहाँ पे पता कितने देगा, अगर उस टाइप से लिख के आओगे तो 1 नंबर शायद दे, 1 या 1.5, समझ गए। सीबीएसई में क्या होता था, सारे पॉइंट लिख दिया आपने और अंदर कुछ भी बना के लिख दिया, 5.5 5 नंबर आते हैं क्वेश्चन में, समझ रहे हो। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग लिखनी है, मान लो 6 पॉइंट लिख दिए, पॉइंट के नाम एकदम करेक्ट है, हेडिंग सही है और अंदर मिला जुला के ठीक ठाक लिख दिया, आराम से 5.5 नंबर देता है सीबीएसई। सीए कितना देता है इसे पता है आपको, अगर आपके पॉइंट सारे ठीक है अंदर लेकिन ठीक से नहीं लिखा, परफेक्ट नहीं लिखा, तो वो नंबर देता है 2 नंबर, आई बात समझ, 2 नंबर 1.5 नंबर, ये आईसीआई का मामला है। तो वो जो क्वेश्चंस है देने को मैं दे सकता हूं, लेकिन बात यही है कि उनको प्रिपेयर करना है अच्छे से, कि आप जो मैं आपको पढ़ाऊं कि वो 70 to 80% रिफ्लेक्ट होना चाहिए आपके आंसर में, उस हिसाब का आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो अब ज्यादा टाइम ना निकालते हुए स्टार्ट करते हैं। इस सब्जेक्ट के अंदर, हमारे वाले सब्जेक्ट में 5 चैप्टर्स है, मैं ऑलमोस्ट 60 दिन आपको पढ़ाऊंगा, 60 घंटे, 60 घंटे में निकल जाऊंगा, समझ में आई मेरी बात। तो छुट्टी मत मारना और टाइम पे आना बेटा, कल से 8 का मतलब 8 होता है मेरी क्लास, बाकी जो पहले से पढ़ रहे हैं वो जानते हैं सब, 8 का मतलब 8 होता है, जो जो पहले पढ़ चुके हैं सब जानते हैं। क्या होता है, जब तक हम टाइम पे स्टार्ट नहीं करेंगे तो टाइम पे खत्म कैसे करेंगे, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, सो हमारे सब्जेक्ट में चैप्टर्स है 5 और मार्क्स कितने हैं 50। वेटेज बता देता हूं आपको, 5 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो जो पहला वाला है 1 2 3, ये तीनों जो चैप्टर्स हैं ऑलमोस्ट 7 6 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। सो बाकी जो उसके अलावा है, मतलब 7 नंबर के मान लो आप, ये लगभग 6 नंबर का मान लो मिनिमम, ये दोनों 7 नंबर 15 के, ये मान लो 15 6 21। उसके बाद बचा चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 4 और 5 सबसे बड़ा है, कम से कम 15 से 20 नंबर में आ जाता है, 15 नंबर में ये मान लो, 10 नंबर में ये मान लो, तो ऐसा लगभग लगभग चलता रहता है, ठीक है। तो टोटल मिला के 50 बैठ जाता है, ऊपर नीचे 6 7 ऐसा चलता रहता है ऊपर नीचे, ठीक है। सो हाईएस्ट मार्क्स का कौन सा है, चैप्टर नंबर 5। इनवर्स में अगर हम देखें तो इनवर्स में इंपॉर्टेंस है सबसे ज्यादा 5 4 3 2 1, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, देन नेक्स्ट, एंड उसके बाद ये तीनों लगभग सिमिलर से, ठीक है। चलो, सो स्टार्ट तो लेकिन 1 से ही करना पड़ेगा। चलो भाई, तो सबसे पहले हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है, चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम, मिनिमम 7 8 दिन में खत्म करेंगे इसको। सब्जेक्ट का नाम क्या है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, 2 शब्दों से मिलके बना है ना, सामने तो 2 ही दिख रहे हैं, स्ट्रैटेजिक और मैनेजमेंट, 2 वर्ड से मिलके बना है। तो सबसे पहली चीज तो याद रखिएगा, 2 वर्ड्स का मीनिंग समझे अलग अलग। मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट, अरे बीएसटी पढ़ा है, बीएसटी में पढ़ा है और उसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन होती है। मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट, 2 वर्ड्स में खेल खत्म करता हूं, मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट मैनेजिंग द मैन
एंड थिंग्स। सही बात है। ऑर्गेनाइजेशन में दो ही तो चीज होती है, तीसरी तो कुछ होती ही नहीं है। बताओ, इंसान होते हैं, लोगों को मैनेज करना होता है और चीजों को मैनेज करना होता है, और तो कोई तीसरी चीज है ही नहीं। दो ही तो चीज होती है, तो इनको मैनेज करना क्या कहलाता है? मैनेजमेंट। समझ में आई मेरी बात? सो अच्छा, मैनेजमेंट, सर मैनेजमेंट तो उसको भी तो बोलते हैं, जैसे मान लो कि अब यहाँ पे लाइट नहीं आ रही या एसी नहीं चल रहा, तो आप किसके पास जाओगे बात करने? किसके पास जाओगे? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट वर्ड हम कहां पे भी यूज करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन में जो की इंचार्ज वाले लोग होते हैं, मतलब जो टॉप लेवल वाले, जहां पे तो जिन जो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग, है ना, जो मैनेजमेंट करने के लिए जिम्मेदार है, उसके पास आप जाओगे ना। सर बोलते ना टॉक टू द मैनेजमेंट। अब लाइट नहीं आ रही, आप मेरे को बोल रहे हो वो सर लाइट नहीं आ रही यार, क्या सर एसी नहीं चल रहा, मैंने क्या बोलूंगा? मैंने कहा यार बेटा मैं तो टीचर हूं, टॉक टू द मैनेजमेंट। ऐसे ही बोलते ना। सो यहां मैनेजमेंट मैंने किसके लिए रेफर किया? आई रेफर्ड इट फॉर द टॉप पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आई मेरी बात? मैंने कहा बेटा उनसे बात करो। सो मैनेजमेंट जो वर्ड है, ये दो सेंस में यूज किया जाता है। तो सुनिएगा सब लोग, मैनेजमेंट वर्ड दो सेंस में यूज किया जाता है। एक किसके लिए? द की पीपल, जो ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, जो मैनेज करते हैं, हु मैनेज द अफेयर्स। सो समझिएगा सब लोग, क्या होता है मैनेजमेंट? मैनेजमेंट दो सेंस में यूज किया जाता है। फर्स्ट, इट इज यूज्ड फॉर द, it is referred for the key people in the organization who are responsible, who are in charge of the affairs। ठीक है, सबको मैनेज करना उनकी जिम्मेदारी होती है, तो उन लोगों को क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। ठीक है। अभी आपने देखा होगा वो नीरजा मोदी के अंदर रिसेंटली क्या न्यूज आई कि वो बच्चा सुसाइड कर लिया, वो बच्ची ने, है ना। सो अभी वो न्यूज पे आ रहा था, बोलो सर हम इनसे जवाब मांग रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट को जवाब ही नहीं दे रहा। मैनेजमेंट कोई जवाब नहीं दे रहा। मैनेजमेंट मतलब कौन जवाब नहीं दे रहा? जो लोग हैं उसके मैनेज करने के लिए, जो जिनकी जिम्मेदारी है, ठीक है, द पीपल हु आर देयर टू मैनेज ऑल द थिंग्स, वो जवाब नहीं दे रहे, तो ये तो है मैनेजमेंट। सो यहां मैनेजमेंट किसके लिए रेफर किया गया है? टू द टॉप पीपल, टू द की पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हु आर इन चार्ज ऑफ द अफेयर्स। क्लियर है? ठीक है। अब दूसरा, सर मान लो आप अपने उसमें गए, यहां चलो यहां पे आए, इंस्टीट्यूट में आए, है ना। अब यहां पे आ रहे हो, कभी लाइट नहीं आ रही, कभी टीचर नहीं आ रहा, मान लेते हैं, है ना, कभी ऑनलाइन क्लास नहीं चल रही, समझ गए? ठीक है। और एक क्लास के बाद भाई पता ही नहीं अगली क्लास कब है, तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? बोले यार क्या मैनेजमेंट ही खराब है। अब यहां मैनेजमेंट किसके लिए बोला आपने? यहां उनके लिए नहीं बोला, यहां आपने मैनेजमेंट किसके लिए बोला? बोले यार काम ही है, काम ही खराब है, फंक्शन ही गड़बड़ है इनके। समझ रहे हो मेरी बात? सो मैनेजमेंट जो वर्ड है यहां आपने यूज किया किसके लिए? टू द सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस। बोले यार इनके फंक्शंस ही वो नहीं हो रहे, प्लानिंग ही ठीक से नहीं हो रही। याद करो बीएसटी में क्या होते थे मेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये तो होते थे पीओएसडीसी। तो अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में गए जहां आपने ऐसा मिसमैच देखा, बोले यार क्या चल रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है ना, कुछ भी टाइम पे नहीं हो रहा है, कोई चीज ढंग से नहीं हो रही है, तो आप क्या बोलोगे? बोले यार देयर इज नो मैनेजमेंट। सही है। सो मतलब वहां पे वो फंक्शंस ठीक से हो ही नहीं रहे, बोले यार पता नहीं कुछ भी चल रहा है। समझ में आई मेरी बात? सो मैनेजमेंट दूसरे सेंस में किसके लिए यूज किया जाता है? मैनेजमेंट इज यूज्ड, ठीक है, फॉर सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस। क्या बोलोगे आप? फॉर इंटर रिलेटेड फंक्शंस, जैसे कि POSDC। तो इसको, इसके लिए भी हम मैनेजमेंट बोलते हैं। अच्छा, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए, वहां पे एवरीथिंग इज एकदम टॉप नॉच, बोले यार जाना एकदम टाइम पे स्टार्ट होना, सारी चीजें, ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर इज ग्रेट, है ना, समझ रहे हो, एकदम परफेक्ट, तो आप क्या बोलोगे? बोले यार शानदार है यार मैनेजमेंट। बोला ना आपने। यहां मैनेजमेंट किसके लिए बोला? मतलब उनके काम क्या है, काम करने के तरीके एकदम क्या है, एकदम बढ़िया है। समझ में आई मेरी बात? सो मैनेजमेंट जो है वो दो सेंसेस में यूज किया जाता है। नंबर वन, बोलो इसके लिए यूज किया जाता है, इट इज रेफर्ड फॉर की पीपल हु आर इन चार्ज ऑफ द अफेयर्स, एंड नंबर टू, द सेट ऑफ, मैनेजमेंट इज रेफर्ड टू द सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस इन द मैनेजमेंट लाइक POSDC। क्लियर है? पक्का? कोई भी दिक्कत? सच्ची बताओ।
बढ़े आगे। हमारा जो सब्जेक्ट है क्या नाम है इसका? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। और ये दो शब्दों से मिलकर बना है, स्ट्रैटेजिक और मैनेजमेंट। पहले हमने समझा कि मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है? लिखो जल्दी से, फटाफट लिख डालेंगे। सबसे पहले लिखो, हेडिंग डालो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, बस चैप्टर नंबर 1, सीधे बैठते ही डेट डाल दो, फिर डाल दो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू एसएम। शॉर्ट में, थोड़ा स्पीड में करना, ज्यादा सजा के नहीं, मतलब मीडियम, थोड़ा इतना बुरा भी नहीं कि खुद ही को समझ में नहीं आए। लिखो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सबसे पहले आप लिखेंगे क्या कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट किससे मिलके बना है? दो वर्ड से, दोनों पे लगा लेंगे एक सर्कल। फिर सबसे पहले आप पढ़ेंगे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ये जो टर्म है लिख लो, इट इज अ टर्म यूज्ड इन टू सेंसेस। दो सेंसेस में इसको हम यूज करते हैं। पहला क्या है, दूसरा क्या है? मैनेजमेंट किस लिए यूज किया जाता है? मैनेजमेंट इज यूज्ड फॉर द की पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जो की पीपल होते हैं ना, की पीपल जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में या मैनेजमेंट में, कुछ नहीं, मैनेजमेंट तो वर्ड यूज नहीं कर रहे। सो इट इज रेफर्ड फॉर द की पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन हु आर in charge of its affairs, या who is responsible भी लिख सकते हो, of its affairs, ठीक है? सो मैनेजमेंट शब्द है वो दो सेंस में यूज किया जाता है। एक इन लोगों के लिए, टॉप मैनेजमेंट, जो टॉप मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं, और एक मैनेजमेंट इज रेफर्ड फॉर सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस। सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस। एक बात बताओ, बताने की जरूरत है क्या कि ये जो मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं इंटर रिलेटेड होते हैं? प्लानिंग नंबर 1 पे आता है कि नहीं? नंबर 2 पे फिर क्या आता है? ऑर्गेनाइजिंग। सर बताओ, क्या कंट्रोलिंग पहले आ सकता है प्लानिंग से? पढ़ा है सबने बीएसटी में, स्टैंडर्ड्स बिना सेट करे कंट्रोलिंग कर लोगे क्या आप? नहीं, पहले तो प्लान करना पड़ेगा ना। तो ये सब इंटर रिलेटेड होते हैं ना सर। प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करोगे तो स्टाफिंग भी आएगा, देन डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। सो दे ऑल आर इंटर रिलेटेड फंक्शंस, राइट? सो क्या होता है मैनेजमेंट? इट इज रेफर्ड फॉर द सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस like planning, organizing, staffing, directing, controlling the activities to achieve the organizational goals. To achieve the organizational goals. टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सो मैनेजमेंट किस लिए यूज किया जाता है? इसके लिए। बोलो कोई दिक्कत? पक्का? बढ़े आगे? लिख लिया? अच्छा, तो मैनेजमेंट शब्द तो समझ में आ गया सर। अब स्ट्रैटेजिक वर्ड का खेल समझते हैं, इसकी हिस्ट्री में जाते हैं। सबसे पहले आपको बताऊं मैं, ये जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वर्ड है, इसमें स्ट्रैटेजी आता है। स्ट्रैटेजी वर्ड कहां से आया है? इट हैज कम फ्रॉम मिलिट्री वोकैबुलरी, ठीक है? कुछ बहुत सालों पहले तो ये वर्ड था भी नहीं इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश की वोकैबुलरी नॉर्मल वाली में नहीं था कहीं भी, क्योंकि कहीं यूज ही नहीं होता था। कहां से आया ये? मिलिट्री वोकैबुलरी से आया है, क्योंकि मिलिट्री के अंदर स्ट्रैटेजी बनाई जाती थी काय के लिए? टू विन ओवर आर एनिमीज, ठीक है? अपने दुश्मनों से जीतने के लिए हम क्या बनाते हैं? स्ट्रैटेजी बनाते हैं।
लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या होते गया, बिजनेस भी एक लड़ाई की तरह होते गया। बिजनेस टुडे इज लाइक फाइटिंग अ वॉर। इतना कंपटीशन हो रखा है सर, कट थ्रोट कंपटीशन है भाई साहब, है कि नहीं? तो इसमें सरवाइव करना, इसमें टिके रहना, इसके लिए भी आपके पास क्या होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी। सही है। सो बिजनेस इज जस्ट लाइक वॉर टुडे। सो जैसे वॉर जीतने के लिए हम क्या बनाते थे पहले, स्ट्रैटेजी, तो वैसे ही हम आजकल बिजनेस में क्या बोलते हैं, बिजनेस में सक्सेसफुल बनने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, सर्वाइव करने के लिए भी क्या करना पड़ता है, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। ठीक है। सो ये वर्ड वहां से आया है। क्लियर है तीसरी बात? सो एक और बात, स्ट्रैटेजी वर्ड आया कहां से है सर? स्ट्रैटेजी वर्ड एक्चुअली कहां से आया है? इट हैज कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड स्ट्रैटेजोस। कहां से आया है साहब? ग्रीक वर्ड स्ट्रैटेजोस से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? स्ट्रैटेजोस का मतलब होता है द एक्ट ऑफ जनरलशिप। द एक्ट ऑफ जनरलशिप। जनरल मतलब आर्मी का जनरल, समझ गए? मिलिट्री का जनरल। बताओ, फौज की प्लानिंग कौन करता है? जनरल। तो जनरल वो सारी जो प्लानिंग व्लानिंग करता था उसे क्या बोलते हैं? वो जो एक्ट, जो भी काम वो करता है। जनरल तो लड़ाई नहीं करता है, जनरल सिर्फ क्या करता है, लड़ाई का प्लान बनाता है। सही है कि नहीं है? द एक्ट ऑफ जनरलशिप, द काम, द एक्शंस ऑफ जनरल। समझ गए? तो स्ट्रैटेजॉस, स्ट्रैटेजी क्या होता है? जो भी काम कौन करता था? जनरल। मिलिट्री का जो जनरल होता है वो जो भी काम करता है, करता क्या है? वो प्लान बनाता है कैसे दुश्मन पे जीत होगी। सही है। सो ये वर्ड वहां से आया है। क्लियर है? सो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में स्ट्रैटेजी वर्ड कहां से आया? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड स्ट्रैटेजॉस, व्हिच मींस एक्ट ऑफ जनरलशिप। और जनरलशिप, जनरल क्या करता है सर? वो स्ट्रैटेजी बनाता है। क्लियर है? टू विन ओवर एनिमीज। सो एक्ट ऑफ जनरलशिप टू विन ओवर एनिमीज। तो ये ऐसे लिख लो, आईसीआई में तो नहीं दे रखा है, ऐसे ही जस्ट पता तो होना चाहिए ना कोई चीज। ठीक है, लिख डालो। ये कहां से आया है? यहां से आया। लिखो, स्ट्रैटेजी, दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम Greek word strategos, which means the act of generalship. ठीक है? The act of generalship. हो गया? पक्का? आगे बढ़े? चलिए उसके आगे अब हम स्ट्रैटेजी वर्ड, स्ट्रैटेजी की 4 डेफिनेशंस लिखेंगे, एक भी नहीं, सीधे 4। तो सबसे पहली डेफिनेशन जो आप लिखेंगे वो क्या है? लिखो, देखो भाई समझाऊंगा, टेंशन मत लो, एक एक करके 4 लिखेंगे। लेकिन क्या होता है एग्जाम में, अब ये जो नया कोर्स आया उसमें तो नहीं आया ऐसा कोई क्वेश्चन, लेकिन पहले आता था, अभी भी आ सकता है, अगर बुक में है तो आ सकता है, बुक में जो भी है वो आ सकता है। ये और बता दूं मैं आपको, अभी पिछले 3-4 अटेम्प्ट से मैं जो देख रहा हूं वो ये है कि सबसे अंडररेटेड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। मतलब आप जिस क्वेश्चन को ध्यान नहीं दोगे ना ज्यादा, बोले यार ये तो क्या ये है, मतलब आएगा भी तो बोला हाँ ये तो आता है, लल्लू क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आ गया एग्जाम में और डिफिकल्ट वाला उस चैप्टर में से नहीं पूछा। समझ रहे हो? कोई अच्छा कोई मॉडल वॉडल है वो तो नहीं पूछे, बहुत फर्जी क्वेश्चन पूछ लिया, तो फर्जी क्वेश्चन भी आ रहा है। अब प्रॉब्लम आपको बता देता हूं कहां होती है। अच्छे क्वेश्चंस तो सब याद करते हैं, फर्जी क्वेश्चंस में इतना ध्यान नहीं लगाते और वो ऐसे मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाते हैं, ठीक से याद नहीं करते। अब इजी क्वेश्चंस को लिखना और मुश्किल होता है, इजी क्वेश्चंस को सही से लिखना ही नहीं, लिख ही नहीं पाते 5 नंबर में। समझ रहे हो? क्योंकि उतनी बातें आती नहीं है, अपने को लगता है कि आती है लेकिन आती नहीं है एक्चुअली। जब लिखने बैठते हैं ना अपन एग्जाम में, हाथ पे ठंडे हो जाते हैं, वो याद ही नहीं आती। इजी वाली चीजों में गड़बड़ ज्यादा होती है। समझ गए मेरी बात? सो याद रखिएगा, कम से कम मेरे सब्जेक्ट में कोई भी क्वेश्चन को बिल्कुल भी अंडररेट मत करना, कुछ भी आ सकता है, इजी टू इजी, डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट। कोई चैप्टर में कुछ भी इजी से इजी चीज भी पूछ सकते हैं, इजी वाला क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है? अच्छा, मैंने आपको बताया नहीं कि 50 मार्क्स का हमारा जो पेपर होता है, 50 के अंदर 50 मार्क्स का जो पेपर है ना बेटा, इसमें 35 विल बी योर डिस्क्रिप्टिव एंड 15 विल बी योर केस स्टडीज। 7 क्वेश्चंस आते हैं बड़े वाले, लॉन्ग टाइम। ठीक है? 7, 5 इंटू 7 कितना कर लो, 7 क्वेश्चन इंटू 5 हो गया 35, 7 बड़े क्वेश्चंस। ठीक है?
और 15 नंबर के केस स्टडीज। केस स्टडी 2 आती है, एक के अंदर होते हैं 5 क्वेश्चंस, तो 2 इंटू 5 10। एक क्वेश्चन 2 नंबर का और 5 क्वेश्चंस होंगे तो 10 नंबर का वो हो गया। और जो इसके बाद सेकंड वाला आता है वो आता है 2 टू 1, 3 क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर, 2 मार्क का, 2 मार्क का और 1 मार्क का, 15 नंबर ही होते हैं। जो बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है, हर दिन आ रहा है, उसने सारी एसएम पढ़ी है अच्छे से, एक या दो बार, आराम से 15 वाले हो जाते हैं। मतलब ये तो इजीली हो जाएंगे। केस स्टडी इतनी डिफिकल्ट बहुत ज्यादा नहीं आती, जिसने पढ़ी है उसके लिए डिफिकल्ट नहीं है, उसको पहचान में आ जाता है, सारे हिंट्स उसी में होते हैं। अब ये वाले जो है 7 बड़े क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब 7 बड़े क्वेश्चंस, टाइम हमारे पास कितना होता है? 1.5 घंटा। अब वो 1.5 ऐसे नहीं होता है, एक्चुअली बोलते हैं कि भाई एफएम आप कर लो 1 घंटा 20 मिनट में और 1 घंटा 40 मिनट किस में लगाओ, इसमें, ऐसा बोलते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन मैं सिर्फ 130 मान के चलता हूं, ठीक है। तो 1.5 घंटा है, 1.5 घंटे में आपको 7 बड़े क्वेश्चंस करने, तो ऑन एन एवरेज हर क्वेश्चन के लिए कितना टाइम हुआ? 7 बड़े करने, और वो भी तो करने। तो इसके लिए 20 मिनट निकाल दो आप, 15 नंबर वाले में 20 मिनट तो लगेगा, तो 20 मिनट यहां लगा दिया, कितना बचा? 1 घंटा 10 मिनट। 1 घंटे में कितने होते हैं? 60 मिनट, और 10 और जोड़ दो 70। 70 मिनट में कितने क्वेश्चन? 7 क्वेश्चन। तो ऑन एन एवरेज हर क्वेश्चन के लिए 10 मिनट होता है। समझ में आई मेरी बात? तो ये कहानी है। अपने को प्रिपरेशन इतनी बढ़िया करनी है कि ये सब पहले से ही आता हो अपने को, फटाफट फटाफट लिख देंगे अपन। हर क्वेश्चन में 10 मिनट नहीं लगेंगे, किसी में हो सकता है 8 लगे और किसी में 12 लगे, ये भी तो खेल है। सब में बराबर थोड़ी लगेंगे, किसी क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी कम होगी, किसी की थोड़ी ज्यादा। तो ये चीज का ध्यान अपन रखेंगे और मैं प्रिपेयर कराऊंगा आपको। चलिए करें स्टार्ट। अभी अपन क्या करने वाले हैं? अभी स्ट्रैटेजी की 4 डेफिनेशन है वो खत्म करेंगे। 4 है, 4 इसलिए बता रहा हूं, 3 तो याद आ ही जाएगी और इजी है। सबसे पहली डेफिनेशन सुनना, पहले फिर लिखाता हूं आपको। सबसे पहली डेफिनेशन अपन लिखेंगे कि क्या होती है सर स्ट्रैटेजी। तो देखो, स्ट्रैटेजी का मतलब होता है बेटा, स्ट्रैटेजी में सबसे पहली डेफिनेशन, स्ट्रैटेजी इज द गेम प्लान दैट द मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस यूजेस। स्ट्रैटेजी एक तरीके का क्या होता है? गेम प्लान होता है जो मैनेजमेंट यूज करता है। मैनेजमेंट कौन? टॉप लोग। तो स्ट्रैटेजी वो गेम प्लान होता है जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट यूज करता है। काय के लिए सर? काय के लिए? टू अचीव, टू गेट द मार्केट पोजिशन, टू कंडक्ट इट्स ऑपरेशंस, अपने काम को करने के लिए, टू अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई द कस्टमर्स, ठीक है, एंड टू कंपीट सक्सेसफुली एंड टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो पहली डेफिनेशन क्या है, बोलो मेरे साथ, व्हाट इज स्ट्रैटेजी? इट इज अ गेम प्लान दैट द मैनेजमेंट यूजेस, काय के लिए? टू अचीव मार्केट पोजिशन, टू अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई द customers, to conduct its operations and to compete successfully and to achieve the organizational goals। क्लिक डालो फटाफट, थोड़ा अच्छे से, कि भाई थोड़ा ऊपर ऊपर क्या लिखोगे? लिखो, स्ट्रैटेजी इज द गेम प्लान दैट द मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस यूजेस। बस यहां तक, बस यहां तक, यहां तक। स्ट्रैटेजी वो गेम प्लान होता है, स्ट्रैटेजी वो गेम प्लान होता है। और ये क्या हो गया? अच्छा ये वाला, स्ट्रैटेजी वो गेम प्लान होता है जो मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस यूज करता है। बस यहां तक, आगे नहीं लिखना। लिख लिया? स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान विच द मैनेजमेंट ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन यूजेस टू, टू भी लिख दो, टू डैश। अब लिखते जाओ फटाफट, नीचे बुलेट पॉइंट बना बना के, टू, बुलेट पॉइंट में नहीं, ए लिखो, ए काय के लिए? ऐसे डैश करके, टू अचीव मार्केट पोजिशन, लिखो लिखो लिखो, टू अचीव मार्केट पोजिशन। फिर अगली लाइन में, अगली लाइन में, टू कंडक्ट इट्स ऑपरेशंस। फिर अगली लाइन में, टू अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई कस्टमर्स। फिर अगली लाइन में, टू कंपीट सक्सेसफुली एंड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ये पहली डेफिनेशन है, आसान है ना? क्या होता है? स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान विच द ऑर्गेनाइजेशन, विद द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यूजेस, काय के लिए?
to get the market position, to attract and satisfy the customers, to conduct the operations and to compete successfully and to achieve the organization goals. ये तो वो जो गेम प्लान होता है जो मैनेजमेंट बनाता है उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रैटेजी। क्रिकेट मैच होता है तो जो मैनेजमेंट है, टीम मैनेजमेंट क्या बनाती है? स्ट्रैटेजी। सही बात है। ऐसे ही टीवी रूम्स में बैठ बैठ के स्ट्रैटेजी बनती है, ठीक है। बैटिंग की अलग बनेगी, बॉलिंग की अलग बनेगी, हर प्लेयर के लिए अलग बनेगी। बोले यार वो आएगा उस दूसरी टीम का, उसके लिए ऐसा ऐसा है, सही है कि नहीं है? मान ले तेरे को सूद दिया जाता तो दूसरा वाला प्लान है। सारे बनाते ना ये स्ट्रैटेजी, बैठ के बनाते। चलो हो गया पक्का पहली डेफिनेशन। अभी 3 और है, लेकिन ये थोड़ी बड़ी थी, बाकी इजी आएगी। इजी क्या, छोटी आएगी, ठीक है। नंबर 2, उसके बाद अगली वाली है, सुनिएगा क्या होता है स्ट्रैटेजी सर? स्ट्रैटेजी इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट। लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट, जैसे वो होता था ना अपना कि 12th क्लास में बोर्ड्स में आता था ब्लूप्रिंट, सीबीएसई से आता है क्या? अभी भी आता है क्या? इस जमाने में भी आता है? अच्छा, हमारे में तो आता नहीं आता था ब्लूप्रिंट। एक बुक आती थी वो सीबीएसई से हमारे पास, तो उस टाइम पे वो उसमें वो लिखा होता था वही सब, ये सिलेबस, हर सब्जेक्ट का मार्क्स का वेटेज और ये सब। अब आता है ऑनलाइन आता है। अच्छा, वैसे नहीं देते? वैसे नहीं देते साले, हैं कंजूसड़े कंजूस होगा। हमारे पास तो बुक आती थी यार अच्छी खासी, मतलब ना ऐसे करके ब्लूप्रिंट आता था बकायदा। सो 10th में 12th में याद है मेरे को तो। चलो अब तो क्या होता है वो ब्लूप्रिंट सर? उसको फॉलो करने से क्या आते हैं? हम ज्यादा बढ़िया मार्क्स लाते हैं, हम सही तरीका समझ जाते हैं कि कैसा पेपर आता है और ये सब सही है। सो स्ट्रैटेजी भी क्या होती है? एक लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट। समझ रहे हो? हमें जहां पहुंचना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? हमारे पास एक रास्ता तो होना चाहिए ना सर। तो रास्ता क्या होता है? स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या होता है? इट इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट, ठीक है। स्ट्रैटेजी वर्ड नॉर्मली शॉर्ट टर्म के लिए नहीं यूज होता, ये लॉन्ग टर्म के लिए बना है, ठीक है। सो स्ट्रैटेजी क्या होता है बोलो? इट इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट। इट इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन 3Ds, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन 3Ds। डी 3D है। पहला सर ये लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट होता है काय का? 3Ds का, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के 3Ds। डी क्या होते हैं? ऑर्गेनाइजेशन की डिजायर्ड इमेज, आप कैसा दिखना चाहते हो। आप सब फ्यूचर में, फ्यूचर की आपने खुद की इमेज सोची तो होगी कि मैं ऐसा दिखना चाहता हूं फ्यूचर में, नॉट अपीयरेंस वाइज, कुछ ना कुछ तो होगा माइंड में कि आई वुड लाइक टू बी लाइक दिस इन फ्यूचर, होगा ना माइंड में। तो सर वहां तक पहुंचोगे कैसे? जैसा आपने खुद, आप जो दिखना चाहते हो फ्यूचर में, हाउ यू वांट टू बी शोन, है ना। तो कैसे अचीव, कैसे पहुंचोगे वहां तक? उसका लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट क्या होता है? स्ट्रैटेजी। उसके बाद दूसरा डी क्या होता है? डिजायर्ड इमेज के बाद दूसरा जो आता है वो होता है डायरेक्शन, कि सर हमारा डायरेक्शन क्या रहेगा। तो वो डायरेक्शन भी कौन दिखाता है? स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्यों बनाते हैं? इसलिए तो ताकि उस पूरे टाइम में हमारे पास क्या हो, एक डायरेक्शन तो हो एटलीस्ट, कि किस डायरेक्शन में काम करना है। डायरेक्शन बहुत जरूरी होता है। अरे कहीं पहुंचने के लिए डायरेक्शंस बहुत जरूरी होते हैं, तभी तो मैप्स देते हैं ना। बिना डायरेक्शन के कैसे पहुंचोगे? समझ रहे हो? कोई भी जगह पहुंचना है ना जब आपको, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? डायरेक्शन, ठीक है। सो दैट डायरेक्शन, दैट लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट, उसका क्या कहलाता है? स्ट्रैटेजी, ठीक है। तीसरी चीज डेस्टिनेशन। कहीं तो पहुंचना होगा आपको, कुछ तो विजन देखा होगा सबने। अरे आए ना, कुछ ना कुछ मन में विजन तो देखा ही होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन में अपन विजन सोचते हैं कि हमें कहां पहुंचना है, ठीक है। कहां हम खुद को देखना चाहते हैं, दैट पॉइंट, फाइनल डेस्टिनेशन सर। तो वहां तक पहुंचने के लिए भी क्या होना चाहिए? एक लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट। तो वो क्या होता है लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट? फिर से बोल रहा हूं, व्हाट इज स्ट्रेटेजी? इट इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन 3Ds, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिजायर्ड इमेज, डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन। डिजायर्ड इमेज का मतलब क्या होता है सर? व्हाट इट वांट्स टू बी, वो क्या बनना चाहता है, क्या दिखना चाहता है, ठीक है। व्हाट इट वांट्स टू डू, वो क्या करना चाहता है, उसका भी तो एक लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट होना चाहिए। हाउ इट वांट टू डू थिंग्स, कि वो कैसे करना चाहता है चीजें। वेयर इट वांट्स टू गो, मतलब डेस्टिनेशन। आगे बात समझ में, ठीक है। व्हाट इट वांट्स टू डू, डायरेक्शन, क्या वो दिखना चाहता है, डिजायर्ड इमेज। क्लियर है? लिखो, जल्दी लिख डालो फटाफट। स्ट्रैटेजी क्या होता है? नंबर 2 डेफिनेशन, स्ट्रैटेजी इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट
Strategy is a long range blueprint. Strategy is a long range blueprint. किसका? Of an organizations. बस लिख देना 3Ds, लिख देना तुम तो 3Ds. Strategy is the long term blueprint, long range blueprint of an organization's 3Ds. बस यहां तक. और 3Ds के नीचे 3 तीर बना देना. अच्छे से बनाना बेटा तीर, कहीं इधर उधर मत डाल देना. सो 3 तीर बना देना. ऑर्गेनाइजेशन 3Ds. पहला डिजायर्ड इमेज, डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन. यहां तक लिख डालो फटाफट. 2 डेफिनेशन हो गई. पहली क्या थी? स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान दैट द ऑर्गेनाइजेशन, दैट द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन यूजेस. काय के लिए? वहां पहुंचने के लिए, वो करने के लिए, वो करने के लिए, वो करने. ये क्या होता है? स्ट्रैटेजी एक लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट होता है जो किस चीज का होता है? ऑर्गेनाइजेशन की 3Ds, डिजायर्ड इमेज, डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन. क्या होता है ये? एग्जाम्पल भी लिखो उसके बाद. एग्जाम्पल, व्हाट इट वांट्स टू बी. डिजायर्ड इमेज ऐसे लिख सकते हो, देखो देखो ऐसे. डिजायर्ड इमेज मतलब डिजायर्ड इमेज के सामने व्हाट इट वांट्स टू बी. बेटा ऐसे खुश हो जाता है ये आंसर देखते ही. ऐसी जब उसे चीजें मिल जाती है ना, खुश हो जाता है वो. देखो वो जो कॉपी चेक करने वाला है ना, जितना वो खुश रहेगा ना, जितना वो कंफर्टेबल रहेगा, उतना आपके नंबर बढ़िया आएंगे. और जितना आप उसको अनकंफर्टेबल करोगे, मतलब आप सोचो आप सब कुछ मन से बना के लिख रहे हो, सब कुछ मन से बना के रख लो, तो उसको एफर्ट ज्यादा लगेगा ना. आज की डेट में कोई एफर्ट करना चाहता है? जितना उसका एफर्ट लगेगा ना, दिमाग का दही होगा, उतना फिर तुम्हारे आंसर में भी वही होगा. समझिए? तो जितना उसका कम एफर्ट लगेगा, उसकी शीट में जो जो होगा वो उसको दिख जाए तो खुश हो जाएगा 2 मिनट में. टक 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 नंबर. समझ में आया? ये है. सो हम कोशिश यही कर रहे हैं 70 to 80% अपना आंसर बढ़िया लिखे. समझ लो? जो उसको चाहिए वही. डिजायर्ड इमेज, व्हाट इट वांट्स टू बी. फिर डायरेक्शन में क्या लिखोगे? जल्दी बोल दो फटाफट, टाइम होने वाला है. डायरेक्शन में क्या लिखोगे? व्हाट इट वांट्स टू डू एंड हाउ इट वांट्स टू डू. और लास्ट डेस्टिनेशन में क्या लिखोगे? वेयर इट वांट्स टू गो. फटाफट बेटा, इसके बाद बस ये 2 है, फिर खत्म करेंगे. जल्दी फटाफट फटाफट फटाफट. हो गया यहां तक? हो गया? आगे बढ़े. चलो उसके बाद 2 और बताता हूं. पहली पढ़ लेते हैं, विलियम एफ ग्लूइक. ये वाली, ये ग्लूक जो है इसका एक बॉयफ्रेंड भी था, ग्लूक एंड जॉर्ज. बॉयफ्रेंड मतलब दोस्त भी तो हो सकता है, वो वाला नहीं, आज वाले जमाने वाला नहीं, पुराने जमाने वाला दोस्त है. तो वहां तो नॉर्मल दोस्त है. तो याद रखना, उनसे जोड़ी थी इनकी पूरी. होती ना जोड़ी, होती ना जोड़ी, ऐसे इनकी जोड़ी थी ग्लूक एंड जॉर्ज. उसी में से एक आदमी, क्या नाम है उसका? विलियम एफ ग्लूइक. इसने क्या कहा है? इसने भी कुछ बताया है स्ट्रेटेजी के बारे में. क्या होता है स्ट्रेटेजी? स्ट्रेटेजी इज अ UCI. UCI. So, क्या होता है स्ट्रेटेजी? इट इज अ UCI. इट इज अ यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव एंड. सो स्ट्रेटेजी इज अ UCI. यूनिफाइड मतलब सर बहुत सारी चीजों का एक यूनिफाइड, एक होल, मतलब एक प्लान कॉमन, एक सिंगल प्लान. यूनिफाइड क्या होता है? एक. 4 5 है ना, 5 है मतलब एक, 4 फिंगर्स एंड 1 थंब. यूनिफाइड एक हो गया ना, इसको बोलते हैं यूनिफाइड. ठीक है? 99% टीचर्स यूनिफाइड और इंटीग्रेटेड को सेम बोलते हैं. 99%. ठीक है? जबकि इनमें क्या होता है? छोटा सा, बहुत छोटा सा माइल्ड फर्क होता है. सो स्ट्रेटेजी क्या होता है? इट इज अ यूनिफाइड. यूनिफाइड मतलब एज अ होल, सारी चीजों को समेट के एक कॉमन प्लान, सिंगल प्लान होता है. ठीक है? कॉम्प्रिहेंसिव मतलब क्या होता है? डिटेल्ड. तो स्ट्रेटेजी सर क्या होता है? पूरा डिटेल्ड प्लान होता है. ऐसे ऊपर ऊपर से थोड़ी होता है. स्ट्रेटेजी ऊपर ऊपर से नहीं होता, पूरा डिटेल्ड प्लान होता है कि ये करेंगे, पहले ये होगा, ये होगा, ये होगा. ठीक है? डिटेल्ड प्लान ऑफ ऑल दी एक्टिविटीज. इंटीग्रेटेड का क्या मतलब होता है? इंटीग्रेट का मतलब होता है कि 1 2 3 4 ये सब एक दूसरे से क्या होंगे? जुड़े हुए होंगे. समझ गए कहने का मतलब? फर्क क्या होता है यूनिफाइड और इसके अंदर? यूनिफाइड का मतलब होता है A प्लस B प्लस C प्लस D सब मिलके क्या बन रहा है? ABCD. एक बन गया.
और ये क्या होता है, सिर्फ जुड़े हुए हैं, ए बी सी डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये क्या है, पढ़ते हैं ना अपन कि चार ऑर्गेनाइजेशन से एक मिलके क्या बन गई, सेपरेट एंटिटी, एक न्यू एंटिटी बन गई। वो होता है मतलब एक कॉमन बन जाना, एक सिंगल प्लान बन जाना, सबका सबको जोड़ के एक बना देना, वो क्या होता है, यूनिफाइड का मतलब। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, सबको बस जोड़ना, लिंक करना, सब अपनी अपनी में ही रहेंगे। आगे बात समझ में, ऐसा। खैर इतना ज्यादा कोई नहीं पूछ रहा है सिर्फ, लेकिन मैंने बता दिया आपको, क्योंकि दोनों में क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस। 99.9 टीचर्स बोल देंगे बोला हाँ एक जैसे ही, मतलब बोला वाह वही मिलाना मिलाना, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो लिख लो आप लोग, स्ट्रेटेजी इज अ, फटाफट, स्ट्रेटेजी इज अ, पहले शॉर्ट में लिखना, इट इज अ यू कैपिटल में, फिर सी, फिर आई, और यू मतलब यूनिफाइड, कॉम्प्रिहेंसिव, इंटीग्रेटेड प्लान। क्या होता है स्ट्रेटेजी सर, वो यूनिफाइड जो सबको जोड़ के एक कॉमन एक बनाता है, ठीक है, सारी एक्टिविटीज को जोड़ के एक ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट करता है, और एक डिटेल्ड प्लान होता है, और जो सबको लिंक करता है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है सर, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, सही है, बहुत सारे लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, पढ़ा है ना सर। इन सबके कामों को जोड़ के जोड़ना, वो एक कॉमन प्लान क्या कहलाता है, स्ट्रैटेजी। तो फिर से सुनिएगा, स्ट्रैटेजी क्या होता है, इट इज अ यूनिफाइड, कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान, जो क्यों बनाते हैं हम, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। सो विच इज डिजाइंड, लिखो, स्ट्रैटेजी इज अ यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड प्लान डिजाइंड टू, काय के लिए, टू अचीव द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बस, टू अचीव द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, खत्म, तीन हो गई। और बस लास्ट डेफिनेशन है, एक सेकंड रुक जाओ बस, देखो लास्ट डेफिनेशन, आइगर एंसॉफ, काफी पॉपुलर नाम है एसएम के अंदर, और मैनेजमेंट में इसकी काफी इज्जत है, क्योंकि इसने बहुत सारे मॉडल्स दिए हैं, ठीक है। सो लिखो आइगर एंसॉफ, इसने क्या बोला, हाँ हाँ ये दो, क्योंकि दो ही नाम है ना, ज्यादा तो है नहीं, हो जाएगा शॉर्ट में याद। यूसीआई वाली बात किसने बोली, विलियम ग्लुइक ने, ठीक है। और कॉमन थ्रेड वाली बात किसने बोली, अभी याद करा दूंगा मैं, उन्हें याद कराने के लिए, हाँ भाई, तो पहले समझ लो फिर लिख देना। आइगर एंसॉफ ने क्या बोला, देखो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, और काम करने से फिर क्या बनता है, एक प्रोडक्ट, है ना, और वो प्रोडक्ट कहां जाता है, फिर प्रोडक्ट मार्केट में जाता है। तो सर ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज को, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है ना, तो सर उन सारी एक्टिविटीज को आपस में जोड़ने के लिए क्या चाहिए होता है, धागा, क्या चाहिए होता है भाई, कपड़े फट जाते हैं तो उनको जोड़ने के लिए क्या चाहिए साहब, थ्रेड चाहिए ना जोड़ने के लिए। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज को आपस में जोड़ने के लिए, किससे, प्रोडक्ट मार्केट से जोड़ने के लिए एक जो धागा होता है, जो धागा होता है उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रैटेजी। सो स्ट्रैटेजी इज अ कॉमन थ्रेड among the organization's activities and the product market। इतनी बात समझ में आ गई, लिखो पहले यहां तक। स्ट्रैटेजी क्या होता है सर, एक धागे का काम करता है, सारी एक्टिविटीज को जोड़ता है, लिख दो, स्ट्रैटेजी इज अ कॉमन थ्रेड among the organization's activities and the product markets। बस यहां तक, आगे मत लिखना, आगे चेंज कराऊंगा, प्रोडक्ट मार्केट्स एंड it defines the essential nature of business, कि हम क्या काम करेंगे, हम क्या काम करेंगे, the essential nature of business
that organization has planned for the future. That organization has planned for the future. That organization has planned for the future. ठीक है, वापिस से लास्ट में क्या है चौथी डेफिनेशन? सर स्ट्रैटेजी क्या होता है? सर एक थ्रेड होता है बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटीज एंड द प्रोडक्ट मार्केट्स, और वही स्ट्रैटेजी ही क्या बताती है कि आप क्या काम करोगे, क्या क्या काम करोगे। इट डिफाइंस द एसेंशियल नेचर ऑफ बिजनेस जो आपने फ्यूचर के लिए प्लान किया। समझ में आ गई? तो स्ट्रैटेजी की कितनी डेफिनेशन होती है? 4। पहली गेम प्लान वाली, दूसरी लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट वाली, तीसरी यूसीआई, और चौथी, समझ में आ गया? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कितनी चीजों से मिलकर बना है? 2 वर्ड से। स्ट्रैटेजी और मैनेजमेंट इज यूज्ड इन 2 सेंसेस। इट इज रेफर्ड फॉर द की पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन हु आर इन चार्ज ऑफ ऑल द अफेयर्स। सही बात है। फिर मैनेजमेंट कैन बी यूज्ड फॉर द इंटर रिलेटेड फंक्शंस विच आर परफॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द गोल्स। ठीक है, POSDC। अब पूछ सर ये क्वेश्चन मतलब चारों डेफिनेशन हम लोग को एक 5 मार्क के क्वेश्चन। अगर मान लो, अगर इन केस, मैंने क्या कहा, अभी तो आया नहीं पिछले 3-4 अटेम्प्ट में, लेकिन ये सब आनी चाहिए। ठीक है, आ सकता तो है ही ना, तो कभी भी जो बुक में है वो कुछ भी आ सकता है। सो इसलिए हम पढ़ लेते। तो अगर कभी भी आएगा तो 5 नंबर में अगर ये आया तो फिर हमको एटलीस्ट कितनी 4 अच्छी डेफिनेशंस उसको जो उसके आंसर शीट में वो देनी है। वो देते ही वो क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा। आगे बात समझ में? उसको दिख गई नहीं है, फटाफट टक 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 नंबर डाल देगा। समझ में आ गई मेरी बात? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। यार ये तो ये केस स्टडी में आ सकता है, यही वाली लाइंस आ जाएगी। सब कराऊंगा, टेंशन मत ले। अभी तो बस एक बार चैप्टर हो जाए, उसके बाद हम प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चंस कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट भी आते हैं कि स्ट्रैटेजी बताओ, एक्सप्लेन डायरेक्ट भी आते हैं, और केस स्टडी में भी आते हैं बना के। ठीक है, चलो तो कल मिलेंगे। इसके बाद बस यहां तक रिवाइज करके आना, आपको बुक्स मिल जाएगी थोड़े टाइम में।